अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कैसे आ सकता है। हु वाज दी फाउंडिंग फादर ऑफ कोऑपरेटिव। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव है, इसका जो फाउंडिंग फादर है कौन, एक्चुअल में कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है सिस्टम। तो ये स्टार्ट हुआ है आपका जनाब इंग्लैंड से। इंग्लैंड में जो थे वो कौन थे, वो थे रॉबर्ट ओन। फ्रांस में जो चार्ल्स फोरियर, और जर्मनी में दो बंदे थे, उनका नाम था F.W. रेफसन और H.F. सुजल्स। ये इनके नाम है जो जिनको फाउंडिंग फादर बोला जाता है, किनको, जिन्होंने स्टार्ट किया था एक्चुअल में कोऑपरेटिव को। तो इंग्लैंड से स्टार्ट हुई। तो आपको पता है सबसे हमारा जो टाइम पीरियड था एट दैट टाइम, हम कॉलोनियल एरा में थे, और हम हमारे पे भी कौन थे, हमारे ऊपर ब्रिटिश इंडिया था ना। ब्रिटिश इंडिया पे इंग्लैंड वाले ही जो है वो कब्ज़ा करके रखे हुए थे। ओके नेक्स्ट। अब ये तो बात होगी हिस्ट्री की थोड़ी सी, और प्रिंसिपल देखिए हमने क्या क्या होता है। लेकिन इंडिया में जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिवन बाय द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ओके, उसमें जो है क्या स्टेटस है, कब इसको इंक्लूड किया, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। किसको, ये कोऑपरेटिव मूवमेंट को, जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, सॉरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को कब ऐड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया, ये कब हुआ, ये 2011 में। कैसे, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाई उन्होंने। 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में इन्होंने लाई, जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया टू प्रोटेक्ट द कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब देखो यार, ये ना प्रोटेक्टिव सोसाइटी ना बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है आज की डेट में इंडिया में। तो ये ग्रो कर रही है, तो उसी के दौरान में इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि इसी में इलेक्शन होते हैं, मेंबर के इलेक्शन होते हैं, बोर्ड डायरेक्टर के। अब खुद सोचो कि अमूल जो है ना, अमूल एक कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई, उसके डायरेक्टर होंगे जो इसको चला रहे हैं। ऑल इंडिया में अमूल चल रहा है, अमूल का दूध ऑल इंडिया में जा रहा है। ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट हुआ था, तो उसके डायरेक्टर होंगे, वो चलाएंगे इसको। तो कितने डायरेक्टर होने चाहिए, उनके इलेक्शन होते हैं, उसमें बहुत सारे गफले अगर होने लग जाएंगे, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्राविधान होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक्ट होना चाहिए, तभी तो अगर उनके बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो कोर्ट में कैसे लड़ेंगे, समझ गए ना। तो एक तो प्रोटेक्ट करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इन्होंने 3 चेंजिंग लाई। तो सिंपल सा है कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2011 में आया, इसने क्या क्या चेंजिंग लाई, इन्होंने क्या क्या चेंजिंग लाई, ये 3 की 3 आपने याद कर देनी है, रट लेनी है जैसे मर्जी हो। पहली बात है कि इसमें थोड़ी पॉलिटी आपको आनी चाहिए, पॉलिटी के बिना ऐसे काम चलेगा नहीं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लेना। ये सॉरी, ये आपका आ गया इधर तक, ये याद रख लेना आपने। पहली बात है कि आपको ये तो पता है DPSP, फंडामेंटल राइट, और शेड्यूल कौन सा है, पार्ट कौन सा है, स्टेट लिस्ट में है या नहीं है, ये चीज़ें याद रखनी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंक्लूड किया गया कब, जब 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में लाया। इसमें जो है एक एक जो पार्ट है उनको इंक्लूड किया गया, जिसको बोलते हैं पार्ट 9B। ठीक है, पार्ट 9B किसके रिलेटेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में। आर्टिकल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आर्टिकल कौन कौन से हैं इसके रिलेटेड, 243 से लेके 243ZT, ये वाले याद नहीं करना, लेकिन आपने याद करना है 243 से लेके ZH से लेके ZT तक। ये किसके रिलेटेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिलेटेड। ओके, अब DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 में आता है। उसमें आर्टिकल 1 लगाया उन्होंने, आर्टिकल 43 वाज इंसर्टेड विच सेज दैट। अब ये जो इससे पहले ये नहीं था, आर्टिकल 43 में ये नहीं था, कौन सा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये इंक्लूड किया गया कब किया, 2011 में। तो अब ये बोलता क्या है, DPSP पार्ट में जब इंक्लूड किया, इसमें क्या लिखा हुआ है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो ये समझ रही हो, ये वही प्रिंसिपल हैं जो रॉसडेल और IC ने दिए हुए हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कह दी उन्होंने, बट ये है कि लीगल स्टेटस दे दिया इंडिया में। ये वही वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, समझ रहे हो ना, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट जो है, इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी अ फंडामेंटल राइट। अब इन्होंने क्या कर दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक राइट दे दिया जो कि फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 पार्ट, समझ गए ना। पार्ट फंडामेंटल राइट किस में आता है, पार्ट 3 में। पार्ट 3 में आर्टिकल 19 जो है उसमें जोड़ दिया गया इसको। बाकी इसके अलावा आपने याद रखना है कि शेड्यूल कौन सा है, शेड्यूल जो है 7 जो है, शेड्यूल 7 जो है वो, उसमें 3 लिस्ट आती हैं। एक आती है स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, और इसको रखा गया है स्टेट लिस्ट में। तो याद रहना चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में, समझ गए
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में एक तो डीपीएसपी में रखा गया है, तो वो आर्टिकल याद होना चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 43 जो है उसमें है कोऑपरेटिव सोसाइटी को जोड़ा गया। इसके अलावा पार्ट 9A जो बी जो है पार्ट 9B में जोड़ा गया है आर्टिकल 243 से लेके, जो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल राइट में भी है, तो तीनों में है, डीपीएसपी में भी है, फंडामेंटल राइट में भी है, शेड्यूल में भी है, स्टेट लिस्ट में, और पार्ट अलग से भी दिया होगा। तीनों की तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है। कोई भी आएगा ऑब्जेक्टिव के लिए टिक कर देना है।